1994 का ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, सेक्शन 394। अब देखो, मान लो कि एक पर्सन है और इस पर्सन की जो है कन्विक्शन हो गई, ठीक है, और जो कन्विक्शन हुई है वो 3 इयर्स और मोर की हुई है, सही है, 3 ईयर और मोर की हुई है कन्विक्शन। जेल गया, अब जेल से छूट के आ गया वापस। अब आगे चल करके क्या हुआ, ठीक है अभी चल रहा है सही, आगे चल के फिर से कोई ऐसा ही जुर्म कर दिया, फिर से ही कोई ऐसा अपराध कर दिया उसने, ठीक है, और फिर इसको वही सजा हो रही है 3 इयर्स और मोर की, फिर से उसको वही पनिशमेंट मिल रही है। तो इस पर नज़र रखना जरूरी है। जब ये जेल से छूट के वापस आए तो फिर से ये अपराध कर सकता है। तो अब एक बात बताओ सोच के, पुलिस की प्राइम ड्यूटी क्या होती है? क्राइम को प्रिवेंट करना या क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना? प्रिवेंट करना जो है वो प्राइम ड्यूटी होती है। क्यों कहते हैं? हर एक पुलिस वाला क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए अपनी ड्यूटी पे इम्पोज्ड रहता है। तो हम कहते हैं कि भाई अगर यहाँ ऐसी बातें हैं कि क्राइम को आपको प्रिवेंट करना है और ये पर्सन एक बार वो जुर्म करके जेल गया, जेल से बाहर आया, फिर से जेल गया, फिर जेल से बाहर आया, तो क्यों ना कोर्ट इसके ऊपर एक पाबंदी लगा दे कि जब तुम जेल से बाहर आओ छूट करके, जब दूसरी बार पनिशमेंट दे रही है तो तुम अपना एड्रेस कहाँ रहते हो वो पुलिस को बता देना, वो नोटिफाई कर देना। तुम उस एड्रेस को छोड़ के जब कभी भी कहीं और जाओगे तुम वो बता देना। तुम अगर एड्रेस को चेंज करोगे तो तुम बता देना। यही बात सेक्शन 394 का पॉइंट है। ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर मीन्स दैट द ऑफेंडर हैज, आज वो ऑफेंडर है, आज उसको कन्विक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रीवियसली भी क्या था? कन्विक्टेड था। मतलब कन्विक्टेड पहले भी था और कन्विक्टेड क्या हुआ है? अभी भी हो रहा है। जरूरी नहीं कि सेम जुर्म में, जुर्म अलग अलग पॉसिबल है, लेकिन सजा की क्वांटम क्या? पहले जो पनिशमेंट हुई थी वो 3 ईयर और मोर की थी, और अभी जो पनिशमेंट हो रही है वो भी क्या है? 3 ईयर और मोर की। पनिशमेंट हो रही है वो नहीं, जिस जुर्म में पनिशमेंट हुई थी वो जुर्म 3 ईयर और मोर की है। हो सकता है पनिशमेंट कोर्ट उसको कम समय के लिए दे, देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट, यू नो। और यही बात यहाँ पे देखो, जरा बात ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ डिसाइडिंग फैक्टर है। व्हेन एनी पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, ठीक है, लेकिन कोर्ट कहाँ का? तो इंडिया का, कोई भी कोर्ट, इंडिया का कोई भी कोर्ट, सही है। और कौन से ऑफेंस के लिए? तो ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म 3 इयर्स और अपवर्ड। लेकिन एक बात बताओ, कोर्ट उसको 2 ही साल की सजा दी है, तो क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर? 2 ही साल की सजा दी, ये नहीं देखना है कितने साल की पनिशमेंट थी उस जुर्म में, वो देखना है। कभी कभी पर्सन जो है ना कल्पेबल होमिसाइड में इन्वॉल्व रहता है, मारा है किसी को, जान से मारा है, वो मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है। कितने दिन की सजा है कल्पेबल होमिसाइड में? लाइफ है, 10 ईयर ही है, 2 साल की होती है, जज देने को 2 साल भी दे दे, देयर इज द पॉसिबिलिटी, जज देने को 2 साल भी दे दे। एक पर्सन दूसरे को बहुत हैरेस करता था, बहुत टॉर्चर करता था, रोज मारता था, पीटता था, हस्बैंड था, अपनी वाइफ को हमेशा मारता पीटता था। एक दिन वाइफ तंग आकर के उसको गोली मार दी। अब वो मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में आ रहा है कल्पेबल होमिसाइड है, मारना उसकी मजबूरी थी, वो हैरेस हो रही थी, रेगुलर हैरेस हो रही थी, तो कोर्ट उसको क्या पनिशमेंट दी? मर्डर की, सॉरी कल्पेबल होमिसाइड की 2 साल दे दी। तो ऐसा होता है, बट आपको ये नहीं देखना कि पनिशमेंट कितने साल की मिली है, दैट्स नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर। द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज दैट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन वाज प्रोसिक्यूटेड, दैट इज द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो यहाँ क्या होता है? पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ व्हाट? 3 इयर्स और अपवर्ड। अब यहाँ देखिए आगे बात समझिए। इज अगेन कन्विक्टेड, दोबारा कन्विक्शन हो रही है, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म 3 इयर्स अपवर्ड। हो सकता है जज 2 ही साल की सजा दे रहे हो, 6 महीने की दे रहे हो, देयर इज अ डिफरेंट इशू, सही है। लेकिन कौन सी कोर्ट दे रही है? अब यहां देखिएगा, बाई एनी कोर्ट अदर देन द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब देखो इसमें कौन कौन सी बातें डिटरमाइन करने वाली है। पहले फर्स्ट इशू आपको देखना है, इंडिया का कोर्ट हो, फॉरेन में अगर कोर्ट है तो वहां की बात नहीं चलेगी। दूसरी बात, कन्विक्शन, 2 कन्विक्शन हो रही है, एक कन्विक्शन 1 और एक कन्विक्शन 2। कन्विक्शन 1 में क्या है? ऑफेंस पनिशेबल 3 ईयर और मोर है,
लेकिन इसमें भी क्या है, 3 ईयर और मोर है, मतलब दोनों में 3 ईयर और मोर है, दोनों में 3 ईयर और मोर है दिस वन। लेकिन यहां पे क्या है देखिए, अगेन कन्विक्टेड ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 or more बाय एनी कोर्ट अदर देन मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, दिस वन, बट नॉट बाय सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। मतलब यहां अगर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है तो चलेगा, ये सेक्शन लग जाएगा, यहां पे नहीं। मतलब एड्रेस नोटिफाई करने का ऑर्डर कहां मिलेगा, इस कन्विक्शन मिलेगा। इसी कन्विक्शन में जज लिख देंगे कि जब तुम जेल से छूट के आओगे तो तुम जहां रहते हो वहां का एड्रेस, उस एड्रेस को बदलते हो तो नए जगह जहां जा रहे हो वहां का एड्रेस, ये सब तुम पुलिस वाले को क्या करोगे, नोटिफाई करोगे। कब तक के लिए, कितने दिनों के लिए, क्या पूरी लाइफ टाइम तक ये काम करना है? तो देखो कहीं लिखा हुआ है, पढ़ के देखो कहां, कितने दिनों के लिए क्या है सच। हाँ, कितने दिन के लिए, 5 years के लिए, फॉर ए टर्म, चाहे तो मैजिस्ट्रेट 1 साल का दे दे, 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, नॉट एक्सीडिंग 5 years, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years। अब बताओ क्या ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है? ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन इस सेक्शन में, प्रिवेसी का राइट, कैन यू से दैट इट्स अ वायलेशन? हम जुर्म की सजा काट चुके, अब जहां जहां जा रहे हैं पुलिस वालों को बताना पड़ रहा है कि कहां है दिस वन। हालांकि सीआरपीसी में भी था ये प्रोविजन, वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये बताओ? इवन जब बेल मिलता है तो पुलिस वाला बोला कि गूगल पिन दे देना मुझे, ताकि मैं तुम्हें टाइम टू टाइम लोकेट करूं कि तुम कहां हो। तो हाई कोर्ट कहती है कि ये प्रिवेसी का राइट का वायलेशन है। नहीं, फिलहाल ये कहाँ रहेगा वो तो उसी को पता है ना। अगर वो कहीं जाके अगर वो जाके विपස්සना में बैठ रहा है, विपස්සना जानते हो, सुना है? 10-15 दिन के लिए विपස්සना में लोग चले जाते हैं, वो कहते हैं लोग ध्यान करते हैं, सही है, उसमें चले जाते हैं। अब ये भी बात जाके पुलिस को बतानी पड़ेगी कि हम जा रहे हैं वहां, जबकि वहां रिलीजन वही लोग का कहना है कि तुम आओगे तो किसी को बता के नहीं आओगे, घर में भी किसी को नहीं बताना है। तो वही तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ही आपको हटा रहे हैं, लेकिन चैलेंज इसी को तो कर रहे हैं, लॉ को ही तो चैलेंज होता है ना। फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इट्स राइट, बट व्हाट वी आर चैलेंजिंग, वी आर चैलेंजिंग द लॉ। कांट वी से दैट दिस इज सच ए राइट which violates the privacy of the individual? अब ये आर्ग्यूमेंट का मैटर है, मैटर अभी कोर्ट में गया नहीं है, इस सेक्शन को लेकर के कोई कोर्ट में गया नहीं है। लोग ऐसी चीजों को लेके जाते हैं, है ना, कि सेक्शन 394 जो BNSS का है वो प्राइवेसी के राइट को वायलेट करता है। अब होता है ना, जहां भी देखेंगे जज तुरंत 5 जजेस के बीच बिठा देंगे। चलो सब मिलकर अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेसी का राइट को वॉलेट कर रहा है कि नहीं। अब थोड़ी बात उसमें कह देंगे तो जज बोलेंगे भाई और चाहिए, अमिकस क्यूरी बिठा देते हैं, अमिकस क्यूरी बना दिया, शुरू हो गया अब इसके ऊपर 3-4 पूरा हियरिंग सब कुछ शुरू हो गया इसके ऊपर। ये तो गड़बड़ चीज़ है। अब बाद में कभी हो सकता है कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कई बातें आएंगी उसमें कि भाई प्राइवेसी का राइट तो फंडामेंटल राइट का पार्ट ही नहीं है, राइट टू लाइफ का पार्ट ही नहीं है ना। फिर पुट्टुस्वामी का केस आ जाएगा, वो बोलेगा तो पार्ट बना दिया था उसको, दूसरी जगह पे बोल रहे पार्ट है, कहीं प्राइवेट पार्ट है, कहीं नहीं है, नई बात आएगी फिर, सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसको इतनी बढ़िया से जो चैलेंज करना होता है 394 को, वो नहीं हुआ है। वो होगा तब एक और बात आएगी इसमें, है ना, दिस वन, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस, तो 5 साल तक उसको बतानी है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ इस सिचुएशन पे, कोई एक बार सिचुएशन को बताता हूँ, मैं समझो एक कन्विक्शन हो रही है, कन्विक्शन 1, कन्विक्शन 2। ये जो कन्विक्शन हो रही है बाय एनी जज और मैजिस्ट्रेट, कितने दिन के लिए हो रही है? फॉर ऑफेंस पनिशेबल फॉर
3 years और मोर। ये पहली बार हुई, एक कन्विक्शन हुई हुई। अब इसकी दूसरी कन्विक्शन हो रही है। अब दूसरी कन्विक्शन किससे हो रही है बोलो सोनो? बाई एनी जज और मैजिस्ट्रेट, बट नॉट बाई सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट से नहीं, ठीक है। अब ये कन्विक्शन कितने समय के लिए हो रही है? फॉर ऑफेंस पनिशेबल, फॉर ऑफेंस पनिशेबल 3 years और मोर, 3 years और मोर। ये हो रही है इंडिया में, ये भी हुई है इंडिया में। फॉरेन का तो नहीं चलेगा, सही है। तो यहां पे बताते हैं, बस कोर्ट डायरेक्शन देगी, कोर्ट में डायरेक्ट टू नोटिफाई द रेसिडेंस, टू नोटिफाई द रेसिडेंस। अब नोटिफाई किसको करनी है? तो बीएनएसएस ने ये नहीं बताया कि किसको नोटिफाई करनी है। बीएनएसएस बोला कि स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल बना ले कि नोटिफाई किसको करनी है। कोर्ट में डायरेक्ट टू नोटिफाई द रेसिडेंस, कोर्ट में डायरेक्ट टू नोटिफाई द रेसिडेंस। ठीक है यहां तक? नो। ठीक है, चलिए। तो अब आती है यहां पे, फिर आपसे बात देखिए। तो कितने दिन के लिए डायरेक्शन दिया? 5 years के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ वेयर सेंटेंस, सेंटेंस के एक्सपायरेशन से 5 years। तो द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज इट मीन दैट इफ थिंग फिट? ये वर्ड जज को क्या इंस्ट्रक्शन देता है? ये वर्ड जज को क्या इंस्ट्रक्शन देता है? क्या देता है इंस्ट्रक्शन? रिकॉर्ड करो द रीजंस। नहीं, अब जैसे आप मैजिस्ट्रेट लेवल के अफसर हो और आपने ऑर्डर पास किया और आपने रीजन नहीं लिखा और कल को आपका ऑर्डर चैलेंज हो गया, तो वहां जो जज बैठे हैं वो रीजन देखना चाहेंगे और आपका ऑर्डर भी नहीं रहेगा, फिर वो आपके लिए नेगेटिव काम करेगा। सो whenever the word written, if it thinks fit, तो आप कैसे think fit हो रहे हो? You need to record the things onto the order, है ना। आप लिख सकते हो the person is the habitual offender, इस सब बातों को लिख सकते हो। There is the expectation that the person accused may commit the similar offense again and again, तो उसका एड्रेस ट्रैक करने के लिए आपने ऐसा ऑर्डर पास किया है, तो let's write down 2 लाइन 3 लाइन, you just need that। चलिए, अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो या अबेटमेंट हो या अटेम्प्ट टू कमिट, कुछ भी हो। मतलब पहले बार में अटेम्प्ट था और दूसरे बार में वो एक्ट कर दिया, सही है। तो एवरीवेयर दिस थिंग इज एप्लीकेबल। नहीं, अगर नोटिफाई करते हैं तो तब करना, उसमें तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक सिचुएशन समझो। आपने एक एक्यूज को बोला कि भाई तुम जहां जाते हो एड्रेस अपने कोर्ट को बताओगे या फिर आईओ को बताओगे, व्हाटसोएवर, यू हैव जस्ट पास्ड दैट ऑर्डर। अब जो कन्विक्शन हुई थी ना, साथ में तो कन्विक्शन भी हुई है। अगेंस्ट द कन्विक्शन द पर्सन हैज गॉन टू द अपर कोर्ट इन अपील। अपील में क्या हुआ
कि कन्विक्शन ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। क्लियर है? तो जब अपीलेट ऑर्डर सेटिसाइड हो गई, जब तुम्हारा कन्विक्शन सेटिसाइड हो गया, तो आपने जो एड्रेस नोटिफाई करने वाली बात कही थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वॉइड हो गया। दैट्स द पॉइंट हियर, दैट्स द पॉइंट। समझ में आया बात? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब सुनो, ऐसे समझो एग्जाम्पल से। देखो ये पर्सन है, इसको कोर्ट ने चोरी के जुर्म में सजा दी और कहा कि 2 साल के लिए जेल जाओ। चोरी में तो 3 साल की सजा है, और कोर्ट ने ये भी कहा, तो सजा कितने दी? 2 साल की। मामूली सा साइकिल चुराया था। अब इसको बोला कि भाई तुम जब जेल से बाहर आओगे तो तुम जहां जहां हो वो अपने रेसिडेंस को नोटिफाई करोगे, पुलिस को रेसिडेंस को नोटिफाई करोगे। कोर्ट ने ये दोनों ऑर्डर साथ कर दिया। अब क्या होता है ना कि ये पर्सन बोला कि भाई मेरा सजा गलत है, मैं चोर वोर थोड़ी ना हूं, मैंने तो चोरी किया नहीं था। वो चला गया कहां पे जाएगा अपील करने? अपील करेगा ना? कहां अपील करेगा? बोल दो ना, डरना क्या है? गलत ही तो हो सकता है, क्या हो? कहां अपील होगा? बोलो। हाई कोर्ट। आप बताओ कहां अपील होगा इस ऑर्डर का? इस ऑर्डर का अपील कहां होगा? कहां होगा? प्लीज बताओ। अब तुम बताओ, मैंने चोरी का केस बोला, अब तुम मत पूछो मेरे से किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये मत पूछो। तुम्हारे हाथ में सीआरपीसी है, अब तुम देख के बताओ कि चोरी का केस की ट्रायल किसके पास होती है? मैजिस्ट्रेट ट्रायल होती है, सेशन ट्रायल होती है? लास्ट में लिखा हुआ है सबका। बीएनएसएस है। चोरी के केस की ट्रायल कहां होगी? चोरी का कौन सा सेक्शन है? 303 है। देखो 303 की ट्रायल कहां है? बीएनएसएस में लास्ट में लिखा होगा, बेयर एक्ट में। हाँ, 303 की कौन सी ट्रायल होती है? मैजिस्ट्रेट ट्रायल मिल गया? मिला? गुड, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट ट्रायल होती है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील किसके पास जाएंगे? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो ये अपने आप सीख लेते हैं, बुक्स देख के सीख लेते हैं अपने आप। तो अब किसके पास गए? सेशन के पास गए। सेशन कोर्ट ने कहा कि भाई ये पनिशमेंट गलत है, और सेशन कोर्ट ने ये पनिशमेंट क्या कर दी? सेट असाइड कर दी। तो जब ये सेट असाइड कर दी तो यहां यही कहता है कि जब वही पनिशमेंट सेट असाइड हो गया तो ये ऑर्डर क्या हो गया? ये ऑर्डर वॉइड हो गया। यही बात बताया। क्लियर? चलिए, तो ऑर्डर शैल बी वॉइड इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड। मैंने नोट्स को इतना बढ़िया से बनाया है, बड़े जो प्रोविजन है उसको साइड में शॉर्ट में लिख दिया था कि इतना भी पढ़ लो तुमको उधर का क्लियर हो जाए। चलिए अब देखिए, क्लियर है? अब थोड़ा सा कहानी बदलता हूं, सुनो। मैजिस्ट्रेट ने सजा दिया कितने साल की? 2 साल की, लेकिन रेसिडेंस नोटिफाई करने का ऑर्डर नहीं दिया। अब ये कहता है नहीं साहब, मैं तो सजा से सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैजिस्ट्रेट चले गए कहां? कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन ने बोला कि ठीक किया मैजिस्ट्रेट ने तुम्हारे साथ। कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या किया? इसको 2 साल की सजा बरकरार रखी। अब कोर्ट ऑफ सेशन को सोच रही कि इसको रेसिडेंस नोटिफाई करने का भी ऑर्डर दे दूं। मैजिस्ट्रेट ने तो दिया नहीं था, कोर्ट ऑफ सेशन जोड़ना चाह रही। कैन दे डू दैट? तो यही बात यहां कहते हैं, एन ऑर्डर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, है ना? तो वो भी दे सकती है इस सिचुएशन पे, वो भी दे सकते हैं। ठीक है? अब रेसिडेंस नोटिफाई करना किसके पास है? किसको मतलब जाके बताना है कि हम कहां रहते हैं? चेंज करें तो किसको बताना है? मैंने क्या बताया, वो किसको बताना है? पुलिस वाले को। लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ है पुलिस वाले को, यहां सिर्फ लिखा है रेसिडेंस नोटिफाई करना। वो तो प्रैक्टिकली मुझे पता है कि हाँ पुलिस वाले को करते हैं, लेकिन ये पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, नोटिफिकेशन लाए कि इसमें रेसिडेंस किसको नोटिफाई करना है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफाई मेक रूल और कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटेड टू नोटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस, दिस वन। ठीक है, चलिए यहां तक।
सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट फॉर ब्रीच। ब्रीच मतलब अगर एक पर्सन नोटिफाई नहीं किया, बिना बताए, पुलिस वाले को बिना बताए दूसरे शहर में रहने चला गया, तो इस रूल में उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा वो बातें भी रहेगी। ठीक है, इवन दैट मैटर्स में ऑल्सो बी देयर। हाँ, मैजिस्ट्रेट हाँ वो होगा। 3 साल तक पनिशेबल ऑफेंस को तो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट भी देखते हैं। कौन सा? GM2 की 1 साल और 10 साल। पनिशमेंट देने की कैपेसिटी उनको इतनी है, और ट्रायल करना अलग बात है, और पनिशमेंट देने की कैपेसिटी अलग बात है। सही है, ये कोई जरूरी नहीं कि 3 साल वाला पनिशेबल ऑफेंस है तो JM1 नहीं देखेंगे। JM1 ट्रायल कर लेंगे, पनिशमेंट के लिए वहां रेफर कर देते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो, क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट्स वाला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, जिसमें लाइफ का है, जिसमें लाइफ का सेंटेंस है, उम्र कैद की सजा? मैं क्या पूछ रहा हूं, उम्र कैद की सजा जिसमें है, क्या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देख सकते हैं? उनको कितनी पनिशमेंट देने की पावर है फर्स्ट क्लास को? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो मैं वो इसमें यही बता रहा हूं कि पनिशमेंट देने का क्या पावर है उससे मतलब नहीं होता। ट्रायल इज द डिफरेंट थिंग, दे कैन कंडक्ट द ट्रायल, कंप्लीट ट्रायल वो कंडक्ट कर सकते हैं, वो PW DW सब करेंगे, इवन आर्गुमेंट भी करेंगे। नहीं, कन्विक्टेड या एक्यूटेड वो निकाल लेंगे। अब नाउ फाइनल कन्विक्शन के लिए वो रेफर कर देंगे सेशन को, दैट फॉर द कन्विक्शन। अब मैं जब तुमको बताता हूं, 338 का केस है, 338 BNS। 338 BNS क्या होता है? जो 467 होता था IPC का, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाना, अथॉरिटी टू अडॉप्ट बनाना, वसीयत किसी का नकली बना लेना, किसी घर का नकली कागज बना लेना, नोट छाप देना, स्टैम्प पेपर छाप लेना। सही है, तो इन सब में सजा कितनी है? 10 साल या उम्र कैद, दोनों। मतलब सरकार के खिलाफ अपराध है तो उम्र कैद, और एक इंडिविजुअल के खिलाफ अपराध है तो 10 साल। ठीक है, जैसे क्या, आप नकली नोट छाप दिए तो पनिशमेंट कहां हो रही है? 338 में। कितने दिन की होगी? लाइफ की, लाइफ की। अब 338 का जो ट्रायल है वो किसके पास होता है? वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल है। लेकिन फिर बात तुमको वही बोलेगा, मैजिस्ट्रेट को क्या लाइफ इंप्रिजमेंट देने की पावर है? नहीं है। तो जहां सजा देने वाला स्टेज आ जाएगा ना, मैजिस्ट्रेट अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, हो गया मेरा काम खत्म, आपका आर्गुमेंट सुन लिया, यू आर कन्विक्टेड, रेफर द मैटर टू द, पुट द फाइल बिफोर द learned session judge on such and such date. Both of the parties are directed to appear before the learned session judge so and so at such and date. कौन? उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है कुछ भी, वो पनिशमेंट देने का पावर उनके पास नहीं होता उस पनिशमेंट के लिए, तो सिर्फ पनिशमेंट को देने के लिए उनके पास भेजा जाता है। ओनली दिस थिंग इज देयर, है ना। आप BNSS पढ़ोगे, जब देखोगे 80% ट्रायल जो होती है ना मैजिस्ट्रेट के पास है, 20% ज्यादा बोल रहा हूं, कमी सेशन के पास है। जितने भी स्पेशल एक्ट्स हैं उसकी ट्रायल सेशन में है, जैसे पॉक्सको हो गया, है ना, ये सब ट्रायल कहां है? सब सेशन में है। BNS की जितनी ट्रायल है वो कहां है? इनके पास है। यही हो जाता है डिफरेंस। लेकिन मैजिस्ट्रेट जहां भी जब सीवियर पनिशमेंट की बात है, जहां एक्सेस पनिशमेंट वाली है, वो फिर रेफर कर देते हैं। बस यही है ना। दिस वन यहीं पे रखते हैं आज, थोड़ा लेट भी हो गया है, यहीं छोड़ते हैं आज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द कन्विक्टेड पर्सन हैज टू, फॉर 5 साल, मैक्सिमम 5 years, that which there is the difference between these two. And who the offender required to notify? That's the person who is convicted for an offense for 3 years or more. Am I right? नहीं, wrong.
convicted for an offense 3 years or more, मैंने बोला not. He is convicted in an offense which is punishable for 3 years or more. Person was convicted for offense punishable for 3 years or more. This one. ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो MCQ में लैंग्वेज इस तरह से लिखे रहते हैं. This one. 3 years or more. That the first conviction. And what the second conviction that you know? The second conviction which the notification already being passed out, where even in this particular offence, the offence is such a which is punishable for 3 years or more. This one the point called here. And the person must be convicted in India only. This is also a very important thing which we supposed to have that you know. And the conviction that was the एक इस पे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का भी मैटर था. सो दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज, अबेटमेंट्स और अटेम्प्ट तीनों पे एप्लीकेबल है. और जब अपील में चला गया मैटर, अपील में ऑर्डर रिवर्स हो गया तो नोटिफाई करने का ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. और अपीलेट कोर्ट भी इस ऑर्डर को लगा सकती है. स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने हैं और स्टेट गवर्नमेंट रूल के साथ साथ ये भी बताएगी कि अगर आप ब्रीच करते हैं नोटिफिकेशन ऑर्डर की, then what shall be the penalty on that. That shall be stated by the now section number 395. Let us see. And चलिए and अब देखिए सिचुएशन समझिए जरा. यहाँ पे ऑर्डर टू पे द कॉम्पनसेशन, सेक्शन नंबर 395. सेक्शन नंबर 395. Order to pay the compensation. Section 395, quite a normal provision that we got there. It says that order to pay compensation. Section number 395. It simply says that कोर्ट अगर इम्पोज करती है सेंटेंस को, कैसा सेंटेंस, फाइन का या सेंटेंस फॉर्म पार्ट ऑफ दैट पर्सन, which फाइन फॉर्म्स ए पार्ट. यहां से पहले समझ लीजिए पहले बात को. एक कोर्ट जो है किसी भी अपराधी के ऊपर, सपोज करो इसको पनिश करती है इम्प्रिजमेंट्स एंड फाइन से या फाइन ओनली से. दिस वन. एंड ये हो सकता है, या फिर तीसरा डेथ सेंटेंस प्लस फाइन. तीन में से कोई पनिशमेंट. दिस वन. एंड ये होता है. तो कोर्ट अगर ये ऑर्डर करती है, देन कोर्ट में ऑर्डर टू रिकवर द फाइन. ऐसे तो एक पर्सन कोर्ट में पैसे लाके नहीं देगा. अगर कोर्ट ने फाइन इंपोज किया है तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर करती है दैट वॉज, जब वो जजमेंट पास करेगी तो ऑर्डर करेगी होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर्ड जो होगी उसका अप्लाई कहाँ किया जाएगा, उस फाइन को, फाइन के अमाउंट को अप्लाई कहाँ किया जाएगा. कई बार होता है कि हम नॉर्मली अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेज है वहाँ पे फाइन का प्रोविजंस बड़े हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है. तो कंपनीज एक्ट में कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज के लिए फाइन है. तो वहाँ जो फाइन रिकवर होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाती है, भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाता है. और यहाँ पे जो फाइन रिकवर होता है वो फाइन कहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा. तो इट सिंपली स्पेसिफाइज दैट नंबर 1, डिफरेंट द एक्सपेंसेज जो प्रॉपरली इंकर्ड है किसमें, प्रोसिक्यूशन में. तो प्रोसिक्यूशन मतलब स्टेट की तरफ से जो खर्चे हुए हैं उसमें चले जाए. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कॉम्पनसेशन, जिसको लॉस हो रही, इंजरी हो रही है. चलिए, when compensation is in the opinion of the court recoverable by such person in a civil court. Now, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए एक बात को. नॉर्मली यहां पे इसको सेकंड पॉइंट को समझो. सेकंड पॉइंट को देखिए, एक पर्सन, मान लो ए ने बी को कहा, ए ने बी को डिफेम किया. सुनिए, ध्यान से सुनिएगा. ए ने बी को डिफेम किया तो ए के पास रेमेडी क्या है, मुझे ये बताओ. सॉरी, ए तो डिफेम ही कर रहा है. एंड व्हाट द रेमेडी बी हैज गॉट, वो सिविल सूट भी फाइल कर सकता है और वो क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकता है. सिविल भी और क्रिमिनल भी.
क्रिमिनल में कौन से सेक्शन में पनिशमेंट है डिफेमेशन का? बीएनएस सेक्शन नंबर 356 में पनिशमेंट है डिफेमेशन का। और सिविल में वो क्या मांग सकता है? और सिविल में बेसिकली वो कौन से एक्ट में जाएगा, कहां पे जाएगा? ये सीपीसी एक प्रोसीजर है, सीपीसी इज अ प्रोसीजर एंड वेयर टू गो ऑन टू द दिस वन, वेयर टू गो ऑन दैट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डेफेमेशंस के लिए क्या बनेगा? It's quite normal. He will go under the Contract Act. That is the implied contract that you won't defame me. I won't defame you. That's the implied contract between these two people there. And if you are defaming someone, then it is the breach of contract there. So you can go for the civil. Civil is the procedure. CPC is the procedure, and remedy is available under the Contract Act because this is the implied contract. तो अब बताओ, क्या इसको सिविल कोर्ट में डेफेमेशंस जो हुआ है, क्या सिविल में इसको रेमेडी मिलेगी? आंसर कहा बिल्कुल मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सुनो एक बात, इसको इस दोनों को कनेक्ट कर दिया है कि अगर तुम सिविल में कॉम्पनसेशन लेने के हकदार हो, तुम्हारा बन सकता है, तो क्रिमिनल में भी आ जाना डेफेमेशन के लिए, कॉम्पनसेशन मांगने के लिए। सजा तो मिलती ही है, मिलेगी, बट नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि कुछ डेफेमेशन जो है सिविल में तो डेफेमेशन है, क्रिमिनल में नहीं है। कुछ क्रिमिनल में तो है, सिविल में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डेफेमेशन ऐसा होता है जो टॉर्ट्स के नेचर का होता है, दैट इज जस्ट ऑन टू द नेचर ऑफ टॉर्ट्स, ऐसा कुछ डेफेमेशन होता है। तो उसकी सिविल रेमेडी तो अवेलेबल है, लेकिन उसकी क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज टॉर्ट्स इज नॉट एन ऑफेंस देयर। तो अगर तुम वहां पे कॉम्पनसेशन, मतलब क्रिमिनल में कॉम्पनसेशन आप तभी ले सकते हो जब आप सिविल में कॉम्पनसेशन लेने के लिए हकदार हो, वहां आपका बन सकता है। बना है या नहीं बना ये अलग बात है, बट जब क्रिमिनल पिटिशंस को कोर्ट देखेगी तो सिविल नजरिए से देखेगी कि क्या ये सिविल केस होता तो कॉम्पनसेशन बनता, अगर बनता तो वो कहां पे क्रिमिनल में अलाउ करेगा। अच्छा एक बात और बता दूं, एक पर्सन दोनों जगह से भी कॉम्पनसेशन ले सकता है, सिविल से भी ले सकता है और क्रिमिनल से भी ले सकता है, दोनों जगह से वो कॉम्पनसेशन ले सकता है। अब आइए जरा पढ़ते हैं, जरा इस बात को समझिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहली बात यहां पे है, इन पेमेंट ऑफ एनी पर्सन कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज टू द ऑफेंस, ग्रीन वाला पॉइंट पढ़िए। when the compensation is in the opinion of the court recoverable by such person in a civil court, it's just the magistrate is having the opinion that if the person will go to the civil court then he is eligible to recover the compensation from the into the civil court, that you know। तो वहां पे क्या करेंगे वो देखिए। it's not only the case of defamation, it may be the case of any other thing, you know, there will be the breach of contract। क्या एक breach of contract जो है क्या क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है? क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है? बताइए। बिल्कुल हो सकता है। आपने झूठ बोला और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, क्या ये 420 बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, अभी नहीं बनेगा। आपके ब्रीच होने की वजह से मेरा अगर नुकसान होता है, ये आपका कोई रॉन्गफुल गेन होता है, तब बनेगा, सही है ना, तब बनेगा। तो अब सिचुएशन में सिंपल है, when the compensation is in the opinion of the court recoverable by such person in a where civil court, then only it will be। अगले पॉइंट पे आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट, when any person is convicted of an offense, ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिससे डेथ हो गई है दूसरे पर्सन की। अच्छा, डेथ हुई है तो क्या हर एक बार डेथ जो है मर्डर में ही फॉलो होना चाहिए? अब देखो ध्यान से, ये जो डेथ है दैट वाज, दिस डेथ में भी मर्डर, दिस डेथ में भी कल्पेबल होमिसाइड, दिस में डेथ में भी नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 106, दैट में भी एनी कैपेसिटी दैट वी गॉट देयर। तो अगर उसकी डेथ हो गई अनदर पर्सन की, या फिर उस ऑफेंस को एबिट किया है, तो भी कॉम्पनसेशन बनेगा दिस वन। तो यहां भी कॉम्पनसेशन पे किया जा सकता है इस अमाउंट पे।
चलिए, कॉम्पनसेशन जैसे हम फैटल एक्सीडेंट एक्ट की बात करते हैं वहां दिए जा सकते हैं। डी, कॉम्पनसेशन और कहां अप्रोप्रिएट होगा? पर्सन अगर कन्विक्टेड हुआ ऐसा ऑफेंस के लिए थेट है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, डिसऑनेस्टली रिसीव किया, रिटेन किया, वॉलंटरी असिस्ट किया प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने पे, स्टोलन नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट द सेम टू बी स्टोलन। सेम टू बी स्टोलन। हाँ, वो सारा है। अब कभी कभी कोई बोनाफाइड परचेजर होते हैं प्रॉपर्टी के, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए तो कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एनी बोनाफाइड परचेजर ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर द लॉस ऑफ द सेम इफ सच प्रॉपर्टी इज अलॉटेड टू द पोजीशन ऑफ द पर्सन इंटाइटल्ड देयरटू। ठीक है यहां तक? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। fine to be deferred till appeal lapsed। चलिए, अच्छा अब देखो, कोर्ट ने कहा 10 years इम्पेचमेंट्स प्लस फाइन। मान लो कोर्ट ने कोई फाइन भी लगाया, तो ये फाइन जो होगी ना ये डेफर्ड होगी अगर इस केस में अपील लाई करती है तो, और तब तक लिए डेफर्ड होगी जब तक अपील जो है लैप्स ना हो जाए। मैं यहां पे थोड़ा सा एक पेज ले लूं, दैट वाज सी, जस्ट लेट द पेज बी ओपन दैट। अब सुनो, अब देखिए जैसे कोर्ट है, दैट्स द पॉइंट। सी सेक्शन 395 सबसेक्शन 2, सी द कोर्ट इज देयर। कोर्ट जो है इसको पनिश कर रही है एक पर्सन को, और पनिशमेंट में क्या दी है? इम्पेचमेंट्स 5 years प्लस फाइन, 2 things। अब देखो, इफ अगर अपील लाई करती है तो वेदर अपील लाइज यस नो, तो फाइन जो होगी फिर डेफर्ड हो जाएगी। फाइन इज डेफर्ड टिल द अपील लैप्स। फाइन कैन बी रिकवर्ड। इसको समझ लीजिए, पहले इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए।
See, the matter is on to the fine. A fine is very appropriate here. What says that if the court punishes an accused with the fine and imprisonments, then whatever the matter concerned with the recovery of the fine. अब यहाँ देखते हैं कि अगर अपील लाई कर रही है तो अपील क्या हो जाएगी, तो फाइन रिकवरी क्या हो जाएगी, डेफर्ड हो जाएगी. कब तक ये डेफर्ड होगी, जब तक अपील लैप्स ना हो जाए. लैप्स होने का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 30 दिन का राइट था अपील करने का, तो 30 दिन तक फाइन की रिकवरी नहीं होगी. अब इस 30 दिन के दरमियान आपने क्या किया, अपील कर लिया, तो जब तक अपील में जब हम क्रिमिनल में अपील करते हैं ना, तो आपको एक एप्लीकेशन ये भी लगानी पड़ती है कि भाई जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको स्टे कर दे, उसको स्टे करें, इम्प्रिजमेंट्स को होल्ड करें, फाइन को स्टे करें. दैट वाज तो कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है. आपने अपील कर दिया, नाउ व्हाट द कोर्ट इज डूइंग, वेदर द कोर्ट इज सस्पेंडिंग द सेंटेंस. इफ आंसर यस, तो फाइन की रिकवरी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, पर्सन जेल भी नहीं जाएगा. नॉर्मली कोर्ट सेंटेंस को क्या करती है, सस्पेंड कर देती है अगर एक पर्सन बेल पे बाहर रहता है तो ये हो जाता है हमारा. और अगर अपील प्रिफर्ड ही नहीं करता वो, तो जितने समय तक अपील का टाइम है उतने समय तक फाइन की रिकवरी रुकी रहेगी. क्लियर, दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर. नाउ next point. What it says that when a court imposes a sentence, let us try to understand this one, what's given that, now the next matter is concerned with the compensation. See, when we are talking about the fine, then there is not much more fine specified into the BNS. There is a very little amount of the fine given into the BNS. That may be 50,000, 5,000, 10,000, 1,000. These are the amount like that. But the amount of compensation has not been kept under the limit. Compensation का मतलब क्या हुआ कि accused जिसका जुर्म साबित हो गया है, जिसको कोर्ट सेंटेंसिंग कर रही है जिसकी, उसके वजह से क्या हो गया है, जो विक्टिम है उसका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो कोर्ट उसका भी ख्याल रखेगी और उसके अगेंस्ट जो है एक कॉम्पनसेशन ऑर्डर भी पास करेगी, वही क्रिमिनल कोर्ट. सी व्हाट सेज हियर दैट, लेट अस सी व्हाट इज फाइंडिंग आउट. व्हेन कोर्ट इंपोजेस अ सेंटेंस ऑफ व्हिच द फाइन डज नॉट फॉर्म पार्ट, सी the court may, when passing judgment, order accused person to pay by way of compensation. अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या मर्डर में इम्प्रिजमेंट्स फॉर लाइफ या डेथ सेंटेंस, क्या एंड फाइन भी है, एंड फाइन भी है, बोलिए जरा. मर्डर में एक बार नेट पे चेक करके देख लो, एक बार नेट पे चेक करके देखो. अब एक बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूं. एक बार देखो वहां पर, जस्ट गो एंड सी ऑन टू द BNS व्हाट इट सेज दैट. कितना फाइन है, फाइन स्पेसिफाइड नहीं है, नॉर्मली फाइन. अब देखिए, अब इसी बात पे हम आते हैं. यहां पे देखिए, थर्ड से दैट व्हेन ए कोर्ट इंपोजेस अ सेंटेंस ऑफ व्हिच फाइन डज नॉट फॉर्म पार्ट, दिस वन, कोर्ट क्या कह रही है ना, फाइन है उस केस में बट फाइन लगा नहीं रही है. दैट वाज, अब कोर्ट क्या कह रही है, जब जजमेंट पास करेगी तो एक्यूज को ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप कॉम्पनसेशन पेमेंट करो. कितना अमाउंट, तो इट सेज दैट सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू द पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी by reason of the act for which the accused person has been so sentenced. Such amount as may be specified in the order
जो पर्सन सफर किया लॉस इंजरी बाय रीजन ऑफ द एक्ट फॉर विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन सो सेंटेंस्ड. सी समवन हैज किल्ड समवन. अब जिसको मारा है उसके बच्चे हैं, फैमिली है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है. तो मर्डर केस में अगर एक्यूज्ड को पनिशमेंट दे रही है तो साथ साथ उसको कॉम्पनसेशन पे करने का भी ऑर्डर कर सकती है, कॉम्पनसेशन पेमेंट करने का. लेकिन यहां पे फाइन इंपोज नहीं होगा. फिर फाइन एंड कॉम्पनसेशन कैनॉट गो टुगेदर. दिस वन it is just specified section 395 subsection 3 fine plus compensation cannot go together, cannot go together. compensation जब भी होगा as may be specified in the order. लिमिट नहीं है, there is no limit. दिया किसको जाएगा? shall be given to victim or his family, or his family. Whether it's the rape case, murder case, accident case, whatever the things it may be. Whatever the things it may be. क्या आ रहे मिलता है? देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कॉम्पनसेशन देने का पावर है तो इंटरिम देने का भी पावर है. ठीक है, कहीं पढ़े हो बीएनएसएस में इंटरिम बेल? पढ़े हो? बेल चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है. इंटरिम बेल कहीं आया है? सुनते हो ना कितना मिलता है इंटरिम बेल? सुनते हो ना कितना इंटरिम बेल मिलती है? ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, बेल के ही प्रोविजन से इंटरिम बेल जनरेट होती है, बेल के ही प्रोविजन से. लेकिन मैजिस्ट्रेट के पास इंटरिम बेल का पावर नहीं होता, क्योंकि मैजिस्ट्रेट का जो बेल का पावर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है. उनके लिए एक सेक्शन, एक पैरामीटर बना रखा है कि आपको ऐसे ही बेल देनी है. बट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या होता है, स्पेसिफिक पावर होता है, और वो उनको ऑथराइज करता है कि वो क्या करे, इंटरिम बेल भी दे दे. कॉम्पनसेशन देने का पावर अगर यहां पर है तो इंटरिम कॉम्पनसेशन देने का पावर भी है. लेकिन एक बात यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंटली सामने आती है, व्हेन ए कोर्ट इंपोजेज ए सेंटेंस, दैट थिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब इसी के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन और करूंगा, इसी चीज के ऊपर. अभी तो ऐसा है कि 395 में ही इंटरिम बेल, इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल जाता है. चलिए, ऑर्डर में ऑल्सो मेड बाय द हाई कोर्ट, मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एट द अबाउट टाइम ऑफ अवॉर्डिंग द सेंटेंस. सिविल सूट जो भी है, अगर सिविल कोर्ट में कॉम्पनसेशन सिविल सेट में कोर्ट में मिल गया है, जैसे होता है ना, कई बार होता है सिविल से भी कॉम्पनसेशन अप्लाई कर देते हैं, केस कर देते हैं, तो अगर वहां मिल गया है तो फिर यहां पर वो कॉम्पनसेशन अमाउंट क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा. दिस वन,
ये सब कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम सेक्शन 396। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। चलिए कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली अगर बात करें तो ये जो क्रिमिनल केस होता है वो स्टेट का होता है और पब्लिक है, और स्टेट पब्लिक की मालिक है, हेड है। तो अगर पब्लिक का कुछ नुकसान होता है देन स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, है ना। इंडिया से बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में तो कॉम्पनसेशन का बहुत अच्छा स्कीम्स है, प्रोविजन बहुत अच्छा है, चोरी डकैती सब में मिलता है वहां पे कॉम्पनसेशन। यहां पे एक बात कही गई 396 में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके प्रिपेयर करेगी स्कीम को, जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा फंड्स कॉम्पनसेशन के लिए। किसको? विक्टिम्स के और डिपेंडेंट्स जो सफर हो रहा है लॉस इंजरी एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट क्राइम, और जिसको एंड हु रिक्वायर द रिहेबिलिटेशन, हु रिक्वायर्स द रिहेबिलिटेशन। जैसे रेप विक्टिम है तो शी suffered loss or injury from that crime and she also required the rehabilitations। तो रेप विक्टिम्स को इनमें अच्छा खासा कॉम्पनसेशन मिलता है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में। फिर इसके बाद पॉइंट स्पेसिफाइड है, जब भी रिकमेंडेशन दी जाती है बाय द कोर्ट फॉर द कॉम्पनसेशन, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करेगी क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन क्या होगा। जैसे होता है ना, कोर्ट कहती है स्टेट को कॉम्पनसेशन दो इनको, तो मैटर रिफर होगा किसको? डीएलएसए को या एसएलएसए को, और वो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन डिसाइड करेंगे कि व्हाट शैल बी द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन, कितना कॉम्पनसेशन दिया जाए जिसमें। ट्रायल कोर्ट जब ट्रायल को कंक्लूड करेगी और ट्रायल कोर्ट को लगता है कि जो कॉम्पनसेशन अवार्ड हुआ वो एडिक्वेट नहीं है रिहेबिलिटेशन के लिए, विक्टिम को रिहेबिलिटेट होना चाहिए, तो वो कॉम्पनसेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे। ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल सेटिस्फाइड है कॉम्पनसेशन जो अवार्ड 395 में वो एडिक्वेट नहीं है फॉर रिहेबिलिटेशन, और वेयर इट द केस इज एंड इन एक्यूटल और डिस्चार्ज। इसको भी समझ लो, ये दूसरा चीज है। व्हेन द केस एंड इन द एक्यूटल or discharge and the victim has to be rehabilitated, that is the second thing। At the conclusion of trial satisfied that satisfied that the compensation awarded and treated is not adequate for the rehabilitation। दो बातें देखो, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। देखो दोनों केस समझ लो। फर्स्ट में कन्विक्शन हुई है और दूसरे में एक्यूटल हो रही है, ठीक है। अब देखो कन्विक्शन हो रही है और एक्यूटल हो रही है। अगर हम कहते हैं दैट वी कॉल्ड
द कन्विक्शन। तो जब कन्विक्शन होता है तो कॉम्पनसेशन चलो मिल गया, कोर्ट ने किसको रिकमेंड किया? डीएलएसए को। डीएलएसए क्वांटम स्पेसिफाई करी और सरकार ने कॉम्पनसेशन पे कर दिया, सही है। अब वो विक्टिम फिर से कोर्ट में आ गई, वो कहती फॉर द रिहेबिलिटेशन दिस कॉम्पनसेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो कोर्ट क्या करेगी? इट मे मेक रिकमेंडेशन फॉर द कॉम्पनसेशन। ठीक है यहां तक। दूसरी बात हो रही है कि जो एक्यूज्ड था ना उसका क्या हो गया? एक्यूटल हो गया, बरी हो गया। लेकिन विक्टिम जो है, विक्टिम उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, उसको रिहेबिलिटेट तो करना ही है। ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है कि एक्यूज्ड क्या हो गया है? एक्यूटल हो गया या फिर डिस्चार्ज हो गया। दिस वन एक्यूज्ड एक्यूटेड हो गया या एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो गया। जैसे मैं आपको यहां सिंपल बता रहा हूं, आप यहां पे ध्यान से देखिएगा एक बार। सी सेक्शन 396 सबसेक्शन 3, जस्ट do a bit enlargement on that. See, section 396 subsection 3, यहां एक्यूज जो है क्या हो रहा है? एक्यूटल हो रही है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, और एक्यूज्ड क्या हो गया? कॉन्विक्टेड हो गया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कॉम्पनसेशन टू विक्टिम। कोर्ट जेल के साथ साथ कॉम्पनसेशन भी ऑर्डर की। डीएलएसए रेकमेंड की किसको? गवर्नमेंट को, क्या? क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पे किया कॉम्पनसेशन टू विक्टिम, बट विक्टिम को लगता है कि दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट अमाउंट। दिस विक्टिम, जो विक्टिम है वो फाइंड आउट कर रही है, विक्टिम्स फाइंड द अमाउंट इज नॉट एप्रोप्रिएट। अब सुनिए, विक्टिम ने क्या फाइंड आउट किया कि अमाउंट एप्रोप्रिएट नहीं है। तो ऐसे हालत में क्या होगा? अब कोर्ट उठ के खड़ी हो जाएगी कि भाई हम देते हैं तुमको कॉम्पनसेशन। सो द कोर्ट मे ऑर्डर कॉम्पनसेशन। कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर करेगी, अमाउंट अब ऑर्डर कर देगी कि इतना अमाउंट हो। नॉर्मली अब जैसे आपको बता रहा हूं, सुनो, रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम है, तो रेप विक्टिम को जब एक्यूज को जब पनिशमेंट देगी तो कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर देगी। कॉम्पनसेशन ऑर्डर किसके पास जाएगा? डीएलएसए के पास जाएगा, और डीएलएसए अमाउंट रिकमेंड करेगी किसको? सरकार को, और सरकार कॉम्पनसेशन किसको देगी? अब विक्टिम को देगी। सो डीएलएसए इज द इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, डीएलएसए क्या होता है? दैट इज द ग्रुप ऑफ द एडवोकेट्स, दिस वन, दीज आर द ग्रुप ऑफ द एडवोकेट, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एंड they have of course specified such and such amount of the compensation may be given to the victim. Now the victim receives the amount, but now what she finds that the amount is not very much appropriate for her rehabilitation. Again the victim is going to the same court and asking the enhanced amount. What the court may do? The court has got the power to provide the compensation to her. तो यहाँ पे कोर्ट उसकी मदद कर सकती है इस सिचुएशन में। अच्छा, दूसरी बात पर यदि आपको देखने को मिल रही है, एक्यूज्ड क्या होता है इसमें? एक्यूटल हो गया, एक्यूज्ड का डिस्चार्ज हो गया। अब सुनो, अगर एक्यूज्ड का एक्यूटल हो गया और या डिस्चार्ज हो गया, यानी कि एक्यूटल मतलब क्या हुआ? एक्यूज्ड निर्दोष था, और डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज का मतलब एक्यूज्ड के खिलाफ एप्रोप्रिएट सबूत नहीं था, तो कोर्ट क्या करती है? शुरू में ही छोड़ देती है। दैट्स कॉल्ड डिस्चार्ज। ठीक है, तो अब क्या विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो दो बातें होती है। एक्यूज्ड का अगर एक्यूटल हो रहा है तो यानी कि विक्टिम झूठी है, उसने झूठ बोला था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि उसने झूठ बोला था?
लेट द कोर्ट डिसाइड। कभी कभी कोर्ट एक्यूज्ड को दो तरीके से छोड़ती है। एक होता है कि एक्यूज्ड को छोड़ा क्योंकि उसके खिलाफ उतने सबूत नहीं थे जिससे उसको पनिश किया जा सके, उतने सबूत नहीं थे। अब जैसे रेप का केस है, अब रेप के केस में क्या होता है, इसको प्रूफ करने के लिए अगर इमीडिएटली मेडिकल हो, सैंपल रखे जाए, सैंपल को गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली भेजा जाए लैब में, लैब रिपोर्ट प्रॉपर प्रिजर्व कर रहे हैं, सैंपल को प्रॉपरली प्रिजर्व कर रहे हैं, तब तो ये सब सबूत जो है ना काम का है। कहीं भी अपोजिट काउंसिल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप डिफेंस काउंसिल हो तो आपको अपने क्लाइंट का बचाने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि जो भी सबूत रखे जा रहे हैं सब पे डाउट क्रिएट कर दो, सब पे डाउट क्रिएट कर दो। कहते हैं सैंपल 48 आवर्स के भीतर लैब में भेजा जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सैंपल को 48 आवर्स तक जो है पुलिस थाने में ही प्रिजर्व करके रखा गया, थाने में ही रखा गया 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक, 3 दिन के बाद जो है लैब में भेजा गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि सैंपल के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई हो? सैंपल रहा कहां? पुलिस थाने में। अब ये डाउट क्रिएट कर दिया डिफेंस काउंसिल ने, तो क्या जज उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक्यूज को जेल पनिशमेंट कन्विक्ट करेंगे? वो शायद ना करें। वो कहेंगे कि भाई बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो है ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ ये, तो एक्यूज को क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। आई जस्ट मीन टू से दैट in case of acquittal you can't say with 100% surety that the victim is of course a false person. You can't say with the 100% surety. Suppose that is the case of the Surendra Kohli, 22 मर्डर्स का उसके ऊपर एलिगेशन था, रेप का एलिगेशन था, मीडिया ट्रायल इतना हुआ था, हाइप इतना क्रिएट किया गया था, निठारी से डेड बॉडी मिल रही थी, बॉडी के पीसेस मिल रहे थे इतने सारे, और कितना बड़ा ह्यूमन क्राइम हुआ इसको लेकर के। यहाँ की जो सेशन कोर्ट है उसने उसको फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट ने उसको क्या किया? बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? सिंपल टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से। क्योंकि सुरेंद्र कोहली जो है जब मैजिस्ट्रेट के पास बयान दिया तो मैजिस्ट्रेट ने एफिडेविट नहीं दी, एफिडेविट नहीं रखा गया प्रिजर्व करके मैजिस्ट्रेट का, जिसमें मैजिस्ट्रेट लिखते हैं कि भाई हमने तुम्हें सारा बता दिया, तुम ये स्टेटमेंट देने के लिए कंपेल्ड नहीं हो, तुम अगर ये स्टेटमेंट देते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज होगा। मैजिस्ट्रेट ने ये बात किसको बताना है? एक्यूज को, और इसका एक एफिडेविट बनेगा, मैजिस्ट्रेट उसको साइन करेंगे। एक एफिडेविट एक्यूज का ही बनता है। अब प्रोसिक्यूशन के पास ये एफिडेविट ही नहीं था। हाईकोर्ट ने पूछा कि मैजिस्ट्रेट को जो 164 का बयान दिया था उसका एफिडेविट है आपके पास? मैजिस्ट्रेट का नहीं। एक्यूज का है? नहीं सर। वो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग का रॉ फुटेज है आपके पास? तो बिल्कुल ओरिजिनल रॉ फुटेज होता है, डायरेक्ट जिस कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो। नहीं सर, नहीं है, वो भी नहीं है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? सारे कन्विक्शन ऑर्डर को पास कर दिया, एक्यूज को एक्यूटल मिल गया, छूट गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो विक्टिम्स हैं वो सब झूठ बोले सारे कोर्ट में, सबके सब झूठ बोले? नहीं, वो झूठ नहीं बोले हैं। वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे उसी जज मैजिस्ट्रेट के पास कि सर देखो देखो हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, हमारा ये लॉस हुआ, हमें भी कॉम्पनसेशन दो। तो क्या कोर्ट कह सकती है कि भाई तुम्हारे तो एक्यूज्ड को तो एक्यूटल हो गया, कॉम्पनसेशन तुम्हें किस बात की? यहां कहता है नहीं, कानून कहता है दो इसको भी कॉम्पनसेशन। तो मैजिस्ट्रेट कॉम्पनसेशन के लिए इसके लिए भी क्या करेंगे? पॉजिटिवली टैकल करेंगे कि अगर बनता है, अगर उनको लगता है कि नहीं साहब टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक्यूज छूटा है, इनको मिलना चाहिए, तो वो अलाउ कर देंगे। दैट इज द पॉइंट कॉल्ड हियर, दैट इज द पॉइंट कॉल्ड। सरकार भी देती है, सरकार का फंड भी होते हैं। एक्यूज तो तब देगा जब एक्यूज कन्विक्ट होता है। हाँ नहीं, तब नहीं, सरकार दे ही रही है। नहीं, कन्विक्ट होता है तो भी सरकार देती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव प्रिजम्पशन पे चलता है, जहां हम आपको कन्विक्टेड मान लेते हैं, जैसे पॉक्सो का केस हुआ है ना, एक कॉम्पनसेशन स्टार्ट में मिल जाता है उसमें। दिस वन
देखो 395 वाला कॉम्पनसेशन एक्यूज दे रहा है और 396 वाला कॉम्पनसेशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कहाँ लिखा है जहां फाइन का प्रोविजन नहीं है? फाइन होता है कितना है? हाँ, मतलब वो पैरामीटर नहीं है कि जहां फाइन का प्रोविजन हो वहां पर देना है, नहीं देना है। दिस नॉट द पैरामीटर। ठीक है, हाँ। और स्टेट कॉम्पनसेशन दे, इसका फाइन से कोई कंसर्न भी नहीं है। दैट वाज, यू आर द सिटीजन ऑफ द स्टेट, इफ यू आर फेसिंग एनी रॉन्ग देन स्टेट इज लायबल फॉर दैट। दिस वन। एंड रेप केस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये सभी केस के लिए है, फॉर ईच एंड एवरी केस, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट इन द रेप केस द कॉम्पनसेशन इज बीइंग गिवन। मर्डर में मिल जाता है, रेप में मिल जाता है, एक्सीडेंट में मिल जाता है ना, इन सब में मिलता है। अब आपके घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, उन सब में नहीं होता। चलिए, अब कभी कभी होता है क्या है, ऑफेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड। सी समटाइम्स इट हैपेंस दैट ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, but the victim is identified. Offender is not identified, but the victim is identified, and where no trial takes place. Antibiotics is only for the victims. नो, ऑफेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड। कभी कभी होता है कि विक्टिम तो आइडेंटिफाइड हो जाती है, बट ऑफेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को गोली मार दी, वो मर गया, और जिसने गोली मारा वो फरार है, पुलिस ढूंढ भी नहीं पाई कौन था वो, किसने किया ये सब काम। सो वेयर द ऑफेंडर इज नॉट टेस्ट आउट और आइडेंटिफाइड बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, और कोई ट्रायल अभी हुआ नहीं है। अब देखो, जब तक विक्टिम नहीं मिलेगा, जब तक ऑफेंडर नहीं मिलेगा, ट्रायल कैसे होगी, किसके खिलाफ होगी, है ना। तो विक्टिम उसके डिपेंडेंट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवार्ड करेगी कॉम्पनसेशन 2 महीने के भीतर। स्टेट और डीएलए से है, जो विक्टिम सफर कर रही है उनको ऑर्डर करेगी उनके लिए फ्रेश मेडिकल एड, मेडिकल बेनिफिट made available free of cost on the certificate of police officer not below the rank of the officer in charge of the police station. ये वाला जो कॉम्पनसेशन है ये फाइन के साथ भी दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 65, 70, 124 दैट कैन बी गिवन इवन along with the fine.
Now you read this commentary that is very much elaborated there. Just see the commentaries there. चलिए अब देखिए एक बात सुनिए ध्यान से. देखो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुन लो. आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कौन से, पब्लिक या प्राइवेट, चला कौन रहा है, एनीवन, रन बाय एनीवन, है ना. इट्स नॉट अ प्राइवेट क्लिनिक, उसकी बात नहीं कर रहे. बट वट एवर द हॉस्पिटल यू हैव गॉट, whether public or private, run by the government or any person, word here is that you have to mark that any person, इनको इस एक्ट ने एक ऑब्लिगेशन दे दिया 397 ने कि अगर कोई रेप विक्टिम है या पॉक्सको का विक्टिम है कोई, बस इतना ही जान लो, सेक्शन सब वही है, तो उनको फर्स्ट एड, मेडिकल फैसिलिटीज, फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट, देखें दोनों चीज है यहां पे, फर्स्ट एड भी है और क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है. कैसे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट. अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी, बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में एक गांव है, उसमें 11 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया. और जब रेप के बाद जब उसके फैमिली वाले उसको वहां के मेडिकल कॉलेज में ले गए, उसका ट्रीटमेंट किया लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी, उसको रेफर किया गया पटना में, और पीएमसीएच में वो 3 दिन तक बाहर ही बैठे रहे. वो लोग एडमिशन तक नहीं दिया हॉस्पिटल में, और वो मर गई. उसको हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किया और उसकी डेथ हो गई. अभी महीने भर का न्यूज है, बहुत फेमस न्यूज है वो, 11 ईयर पॉक्सको विक्टिम. एक अवेयरनेस होना कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाए और वहां बोले कि ट्रीटमेंट करो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला मना नहीं कर सकता. कोई भी हॉस्पिटल, वॉट एवर, दिल्ली है अपोलो हॉस्पिटल पे चले जाओ, मैक्स में, कहीं भी, वॉट्स एवर, दे हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द बेस्ट ट्रीटमेंट टू दैट विक्टिम. वो मना नहीं कर सकते, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कास्ट बाई एक्ट इटसेल्फ देयर. सही है, एक्ट सही है, दिस वन. और उसके बाद उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इमीडिएटली इंफॉर्म करेंगे पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में. तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देनी है, फर्स्ट एड देनी है और पूरी पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट दे हैव टू प्रोवाइड. Fine. Moving further. एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी, नोटिफाई करेगी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट, जस्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेस. जैसे विटनेस को पुलिस सिक्योरिटी देना,
399. Let's try to have section number 399. Compensation to the person groundlessly arrested. Groundlessly arrested का मतलब क्या हुआ? देखो नॉर्मली एक पर्सन है, देखो आप ध्यान से सुनो, यहां पे एक पर्सन है, वो पुलिस को, ये पुलिस है पर्सन, और ये जो है एक्यूज्ड है, ये जो है एक्यूज्ड है। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, समझिए बात को, इसमें किस बात का कॉम्पल है। इस पर्सन ने पुलिस को बताया, 2 का 4 लगा के बताया, मिला के बढ़ा चढ़ा के बताया, पुलिस को इतना प्रोवोक कर दिया कि उसको अरेस्ट कर ले। पुलिस को भी लगा कि भाई इस पर्सन से, मतलब राजू से ये सोनू है, सोनू को खतरा है, और पुलिस वाले गए और राजू को क्या कर लिए, अरेस्ट कर लिए, है ना। पुलिस वाले गए, राजू को अरेस्ट कर लिए। अब सेक्शन 399 इसी पे आता है, कहता है कुछ, कहता है कि भाई whenever any person causes a police officer to arrest another person, देखो पुलिस की गलती नहीं है, गलती किसकी है, इसकी गलती है ना। अब मैजिस्ट्रेट को लग रहा है, if it appears to the magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, और पुलिस से खामखा बेचारे को अरेस्ट करवा दिया, तो मैजिस्ट्रेट कॉम्पनसेशन वोट करेंगे कितना, अरे इतना ज्यादा 1000। बीएनएस में बड़ा कम कंपनसेशन होता है, बेचारे को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, और पेमेंट कौन करेगा, पुलिस वाला नहीं, पुलिस वाला तो बेचारा बलि का बकरा बना है, उसको तो क्या किया है, उकसा दिया है, ठीक है। टू बी पेड बाय द पर्सन सो कॉजिंग द अरेस्ट टू द पर्सन अरेस्टेड फॉर हिज लॉस एंड टाइम। अच्छा, पुलिस वाले को भी गुस्सा आ गया इसके ऊपर, सोनू के ऊपर, अरे तुम तो मेरे को झूठ मूठ का उकसा दिया, मुझे बुद्धू बना दिया, वो है ढेर पसली का इंसान, तुम कह रहे हो कि पिस्टल दिखा के तुमको मारने आया था, और खामखा मेरे से गलती करवा दी, उस बेचारे को जेल भिजवा दिया, मेरे को भी डांट सुनना पड़ा। तो पुलिस वाला इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है, पुलिस वाला इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है, बताइए। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को झूठ बोलना, गलत कहना, है ना, दैट वाज अगेन 379 भी फॉल करेगा, वो प्रोसेस भी फॉल करेगी। ही इज द पब्लिक सर्वेंट एंड यू आर लाइंग बिफोर हिम, सो इट मीन्स होता क्या ना कि आप एफआईआर में झूठ बोलते हैं, पुलिस कंप्लेंट झूठी करते हैं, तो ऑफ कोर्स इक्वल पनिशमेंट इज देयर, तो वो आप उस पर भी एक्शन ले सकते हो। लेकिन ये 1000 के लिए कौन जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, उससे ज्यादा तो वकील ले लेंगे। बताओ, इस 1000 लेने के लिए कौन जाएगा, वो एडवोकेट ही जाएगा, क्योंकि वो एडवोकेट ऐसे चक्कर में फंस गया तो। एक से ज्यादा पर्सन अरेस्टेड हुआ है तो अवॉर्ड करेंगे ईच ऑफ देम सच कॉम्प, सबके लिए 1000। रिकवरी ऐसी की जाएगी जैसे कि फाइन है, और अगर पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो 30 दिन की जेल। $30 की जेल।